हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फ्यूचर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल और इसकी परतों के बारे में, यानी एटमॉस्फेयर और इसकी लेयर जो हैं। जनरली देखा जा रहा है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस चैप्टर को अच्छे से कवर करने वाला हूँ। मैं इसको ग्राफिक के द्वारा समझाऊँगा जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन यही आएगा कि वायुमंडल है क्या। तो जो हमारा वायुमंडल है वो है जैसे कि हमारी पृथ्वी है, उसके चारों तरफ बहुत सारी गैसेस होंगी, वो कुछ एरिया कवर कर रही होंगी। जो वो एरिया कवर करेंगी उसी को हम कहेंगे वायुमंडल। तो इसके लिए मैंने छोटी सी डेफिनेशन या परिभाषा कहें वो लिखी है। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब ये तो गया वायुमंडल क्या है। अब हम वायुमंडल के बारे में कुछ अन्य चीज़ें जानेंगे। जैसे हमारा वायुमंडल काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, तो इस फैले हुए वायुमंडल को हमने कई सारी लेयरों में बांटा है। तो जो ऊपर की लेयर होती हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसे एरोलॉजी कहते हैं, और जब हम निचली लेयरों का अध्ययन करेंगे तो उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो हमारा वायुमंडल है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हम जानेंगे कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस हैं और वो कितनी मात्रा में हैं। तो हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो आर्गन है वो है 0.9%। और इसके भी अलावा कुछ अन्य गैसें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और वायुमंडल के बारे में कुछ और अन्य चीज़ें जानते हैं। दोस्तों हमारे जो वायुमंडल है उसको तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 लेयरों या परतों में बांटा गया है। हमारे जो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी जो परत है वो है क्षोभमंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। और इसके बाद समताप मंडल, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और फिर मध्यमंडल जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फियर। और इसके बाद आयनमंडल जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फियर। इसके बाद ब्राह्मंडल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फियर। आई होप आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक लेयर के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में, और कुछ अन्य जानकारी है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयरों में डिवाइडेड है। तो उसकी जो पृथ्वी की जो सबसे नज़दीकी परत है वो है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रोपोस्फियर को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संवहन मंडल वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे बना है ये कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, और आप चाहें तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्षोभ मंडल है वो लगभग 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर तक। और ये ग्रीष्म मौसम में थोड़ा और ऊपर चला जाता है, लगभग 18 किलोमीटर या थोड़ा उससे भी अधिक। दोस्तों आप इसको ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर वो लगभग 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैल रही है। अब दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो वायुमंडलीय घटना होती हैं वो हमारे क्षोभमंडल में ही होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी, तूफान, जलवाष्प, ये सारी घटनाएं हमारी क्षोभमंडल में यानी कि ट्रोपोस्फियर में होती हैं। दोस्तों हमारा जो क्षोभमंडल है उसका घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सारे मंडल हैं जितने, उन सबसे अधिक घनत्व हमारे क्षोभमंडल का है। जैसे जैसे हम क्षोभमंडल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे समताप मंडल में जाते हैं, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल में जाते हैं और आगे भी, तो घनत्व हमारा घटता जाएगा। और जैसे हम क्षोभमंडल की तरफ आएंगे तो हमारा जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ग्रीन हाउस प्रभाव। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो कहाँ होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है हमारे क्षोभमंडल में। अब कहेंगे आप कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, काफ़ी डाउटफुल चीज़ है।
तो इसलिए मैं इसको एक सेपरेट अलग समझाने वाला हूँ आपको। तो आप इसको अच्छे से समझना, ग्राफिक के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा आपको, और आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम ग्रीन हाउस प्रभाव को एक अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव, तो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव में कुछ गैस हैं जैसे कि नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन, जलवाष्प और मीथेन। ये क्या करती हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ से एक लेयर बना लेती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश या किरणें आती हैं तो वो उस लेयर से उनको वापस नहीं जाने देती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ने लगता है, और ये बढ़ता है तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए दोस्तों, अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। जो हमारा पहला वाला चित्र है उसमें दिखाया गया कि जो वाइट वाला जो पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, ये वही गैस हैं, उन्होंने एक गोला टाइप में बना लिया है इसके चारों तरफ। और जब सूर्य की किरणें आती हैं तो एंटर तो कर जाती हैं, लेकिन जब ये वापस पृथ्वी से टकराकर वापस जाती हैं तो ये इनको जाने नहीं देती हैं। तो जिससे क्या है, हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और आप देख रहे होंगे कि जो वाइट वाला जो हमारा जो गैस है उनका एक लेयर बनी है, वो कुछ किरणों को पहले से ही वापस कर रही है। तो ये क्या हो रहा है कि सूर्य से कुछ किरणें, हानिकारक किरणें भी आती हैं, तो उनको पहले से ही रिफ्लेक्ट कर दे रही है यानी। और ये कौन कर रहा है, ये कर रही है हमारी ओजोन परत। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हानिकारक किरणें जैसे परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ये हमारी पृथ्वी पर नहीं आती हैं और हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। चलिए दोस्तों, हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि जो हमारी गैसें हैं CO2, O2, CH4, ये क्या कर रही हैं, ये पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा बना रही हैं, एक लेयर बना रही हैं। और वो लेयर क्या कर रही है कि जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो उस घेरे में एंटर कर रही हैं, पृथ्वी से टकरा रही हैं, पृथ्वी उन्हें रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन जो हमारी गैस हैं CO2, O2, CH4, उनको वापस नहीं जाने दे रही है, उनको वहीं पे कैच कर ले रही है और उस घेरे से बाहर नहीं जाने दे रही है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कारण जीवन संभव है। क्योंकि पृथ्वी पर अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो जो हमारी पृथ्वी पर -18 डिग्री टेम्परेचर होता, जो कि चारों तरफ ही बर्फ होती, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। उसके कारण हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर न ज़्यादा सर्दी का है न ज़्यादा गर्मी का है, मेंटेन रहता है। ओके दोस्तों, आई होप आप अच्छे से इसको समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समता मंडल। समता मंडल है वो हमारा क्षुमंडल से ऊपर है, यानी ये वो समता मंडल है हमारा 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। और इसकी कुछ विशेषताएं, जो हमारा समता मंडल है यानी स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें जो ट्रोपोस्फेयर है उससे 10 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसमें हम हवाई जहाज, एरोप्लेन आराम से उड़ा सकते हैं, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए हमने देखा होगा कि जो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज जो हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। और दोस्तों, हमारा जो समता मंडल है उसमें एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो कि हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। जैसे परावैंगनिक किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अगर वो पृथ्वी पर एंटर कर जाएं तो वो लोगों में बहुत सारी बीमारियां फैला देती हैं, जैसे कैंसर। तो जैसे हमारे अंटार्कटिका में एक बारी देखा गया कि वहाँ पे ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था, तो वहाँ के लोगों को, काफ़ी लोगों को कैंसर वगैरह की दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो बताते हैं कि कवर हो गया है। और जो ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है वो CFC जो गैस है उसके कारण हो रहा है। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो CFC है ये किससे रिलीज होती है? CFC मेनली रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, ऑयल पेंट का डिब्बा जलाने से, इनसे क्या है कि CFC निकलती है और फिर ये ओजोन लेयर में को नुकसान पहुंचाती है, उसमें छिद्र करती है।
ओके दोस्तों, तो आप इस लेयर को भी अच्छे से समझे होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे। मध्यमंडल। मध्यमंडल हमारा 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इसकी जो विशेषता है वो है उल्कापिंडों का जलना। जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वो जब मध्यमंडल में आ जाते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी ये विशेषता है। ओके दोस्तों, तो आप इसे भी अच्छे से समझे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ। अब बात करते हैं आयनमंडल। आयनमंडल हमारा 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। और जो हमारा आयनमंडल है उसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो हमारी रेडियो तरंगें होती हैं वो इसी मंडल में परावर्तित होती हैं। तो ये तो होगी मुख्य विशेषता आयनमंडल की। अब लास्ट मंडल यानी बहिर्मंडल की बात करते हैं, एक्सोस्फीयर की। अब बात करते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल हमारा 400 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। और इसकी विशेषता है कि इसमें कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट तैरती रहते हैं। यानी कि जो सैटेलाइट हैं वो इसी मंडल में हमें देखने को मिलते हैं और इसी मंडल में सेटल किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके इसी टॉपिक से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।